तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले पहले आप हमको ये बताइए कि एक पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को क्या करता है। आप बोलेंगे सर ये इसको रिपेल करता है ना। अच्छा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है बाबू। तो तू लोग बोलेगा रे इसे अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये कि एक पॉजिटिव को या एक नेगेटिव को रिपेल करता है। क्या करता है बाबू? रिपेल। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइक चार्जेज होंगे, लाइक मतलब एक जैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये लोग आपस में कभी भी साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। क्या बोले हम? एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ कभी भी साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल का मतलब होता है धकेलना। रिपेल मतलब क्या होता है? धकेलना। मतलब आपस में एक दूसरे को वो क्या करेंगे? बोलेंगे तू हमसे दूर जाओ, दूसरा भी बोलेगा तू हमसे दूर जाओ। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैसा रहना चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना चाहता है, तो बोलेंगे अट्रैक्ट करना चाहता है। मतलब सर क्या है कि जब अनलाइक चार्जेज होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा? बोलेंगे सर अट्रैक्शन होगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ रहना चाहता है। अगर उसको कुछ दूरी पे रख दे तो बहुत देर तक वो कुछ दूर तक नहीं रह पाएगा, आपस में क्या होना चाहेगा? चिपक जाना चाहेगा। आया बात समझ में? हाँ सर। तो सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब हम इसलिए बता रहे क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ। अब थोड़ा और दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। पॉजिटिव को क्या मारता है बाबू? धक्का मतलब धकेलना। धकेलना मतलब तो जानते हैं आप। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? खींचता है। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? खींचता है। तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको धकेल रहा है। और खींचना और धकेलना को क्या कहते हैं मुन्ना, जरा बताओ। खींचना और धकेलना को क्या कहते हैं? तो बोलेगा सर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर है? चूंकि ये चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब समझिएगा बात को। एक पॉजिटिव को या एक नेगेटिव को, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। क्या बोले हम? एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, इसी के बारे में कौन लॉ है हमारे पास? कूलम्ब्स लॉ। आया बात समझ में? हम क्या बोले बाबू? हम बताइए कि एक चार्ज दूसरा चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, मतलब कि कितना धकेलता है या कितना खींचता है, इसी के बारे में कौन बतलाता है? आप बोलेंगे सर कूलम्ब्स लॉ बतलाता है। क्लियर है? सवाल यह आता है सर कि कूलम्ब्स लॉ क्या बतलाते हैं? कितना फोर्स लगेगा, किस तरह से बतलाते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, ये क्या बोले बाबू कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है बाबू? Q2। क्लियर है? पहला चार्ज क्या है? Q1 और दूसरा चार्ज क्या है? Q2। अब इसे हम कुछ दूरी पे रख दिए। मान लीजिए कि पहला चार्ज से दूसरा चार्ज के बीच का जो दूरी है वो कितना है? R है। कितना है? R है। तो ये क्या बोले कि ये चार्ज इस पर और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा? तो ये बोले क्या F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू? Q1 इंटू Q2 का। क्या मतलब हुआ सर? इंटू मतलब प्रोडक्ट,
इंटू मतलब प्रोडक्ट, क्या मतलब हुआ, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। Q1 इंटू Q2 का मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ क्या दोनों चार्ज का प्रोडक्ट नहीं, ये बोले क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। क्या बोल रहे ये, क्या बोले ये, सुनियो बात को, प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। क्या मतलब है इसका, इसका बहुत मतलब, अब ये मैग्नीट्यूड वाली बात पे क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट वाला बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों चार का प्रोडक्ट करना है, लेकिन फिर यहां क्या बोला हुआ, मैग्नीट्यूड वाली बात बोल रहे हैं हम लोग। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि क्या है कि ये दोनों चार जो आपस में फोर्स लगाएंगे, हाँ, तो जब हमको Q1 इंटू Q2 करना होगा तो कभी भी हम साइन को नहीं डालेंगे। मतलब ये कि पहला चार्ज है मान लीजिए -Q1 और दूसरा चार्ज Q2, तो ये क्या बोल रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ना कि -Q1 इंटू Q2। ये बात समझ में आया। पहला बात तो वो क्या बोले कि फोर्स जो होगा, इन लोग के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका बाबू, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब क्या, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया बात समझ में, है ना। क्या मतलब होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जरा बताइए तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है रे। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बोले हम कि ये वाला जो वैल्यू आप दिख रहा है, अरे रे 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 मैंने क्या किया रे, Q1 इंटू Q2 का अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यह एग्जाम्पल के साथ समझिए ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है क्या कि दो चार्ज है मेरे पास, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का दूरी है R। मान लीजिए कि यहाँ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। क्लियर है। अब क्या बोले हम कि इसका चार्ज को हमने क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया, यहाँ 2Q1 कर दिया और ये Q2 और अभी भी ये दूरी R। अब बताइए तो यहाँ प्रोडक्ट कितना होगा चार्ज का, बोलिए Q1 इंटू Q2। यहाँ प्रोडक्ट चार्ज का क्या है, Q1 इंटू Q2। यहाँ अब चार्ज का प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे 2Q1 इंटू Q2। क्या अंतर है, यहाँ प्रोडक्ट क्या चार्ज है Q1 इंटू Q2, यहाँ क्या 2Q1 इंटू Q2। तो बताइए प्रोडक्ट जो है दोनों चार्ज का वो कहाँ ज्यादा है। अब बोलेंगे सर यहाँ ज्यादा है, यहाँ इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट जो है चार्ज का वो 2 गुना हो गया तो फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ 10 न्यूटन लग रहा होगा अगर फोर्स, तो यहाँ अब कितना न्यूटन लगेगा, आप बोलेंगे 2 गुना इसका, पहले 10 था तो अब कितना न्यूटन हो जाएगा बाबू, 20 न्यूटन। आया बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या बोले, अगर हम बोल रहे क्या पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का दूरी R। दूसरा बार हम लोग क्या लिए, ये 3Q1, ये चलो 2Q2, इसके बीच का दूरी अभी भी R है, हमने दूरी नहीं बदला। यहाँ चार्ज का मल्टीपल क्या हो जाएगा मुन्ना, बोलो Q1 इंटू Q2, है ना। यहाँ चार्ज का मल्टीपल क्या होगा रे, हम बोलेंगे 3 दूना 6 Q1 इंटू Q2। क्लियर है। मान लीजिए कि अगर यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि अब मल्टीपल चार्ज का 6 गुना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ लगेगा कितना न्यूटन, तो सर 60 न्यूटन। कितना न्यूटन, 60 न्यूटन। आया बात समझ में। सिंपल सी बात क्या है कि जो फोर्स होगा, दो चार्जों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का। मतलब दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट आ रहा है चार्ज का, है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ सर पहला बात। दूसरा बात वो क्या बोले, जरा मिटाने दीजिए इसको हमको, तब मजा आएगा। या हाँ, दूसरा बात वो क्या बोले कि जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वो क्या होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसका बाबू? ये दूरी के स्क्वायर का। किसका? इसके दूरी का स्क्वायर का। मतलब दोनों चार्ज जो है इसके बीच का दूरी क्या है? आर। और आर का नहीं, आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोले? आर का नहीं, आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चार्ज का दूरी बढ़ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर चार्ज का दूरी बढ़ जाता है तो फोर्स उसके स्क्वायर से घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। फिर से सुनिए हम क्या बोले। हमने बोला कि अगर दूरी, दो चार्ज के बीच का दूरी अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? जितना टाइम से दूरी बढ़ जाएगा उतना टाइम के स्क्वायर से फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। आया बात समझ में? मतलब सर, मतलब क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं मेरे पास चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का दूरी R। मान लीजिए कि यहां फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। क्लियर है? अब हम जो है ना बाबू, वो चार्ज का वैल्यू को नहीं बदलेंगे। अभी भी दूसरा केस में क्या लिए हम लोग कि चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। अब ये दूरी मान लीजिए कि 2R हो गया। मतलब सर चार्ज का वैल्यू नहीं बदला पर अब दूरी बदल गया। दूरी कितना हो गया? बोलेंगे पहले के कंपैरिजन में अब जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। दूरी 2 गुना होने से क्या होगा? बोलेंगे सर दूरी बढ़ने से फोर्स घट जाता है। क्या बोले? जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स उतना घटते जाएगा। क्लियर है? कैसे? उसके स्क्वायर से। तो दूरी कितना गुना बढ़ा दिए हम? 2 गुना। तो फोर्स कितना गुना से घट जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है बाबू? 4। तो 4 टाइम से क्या हो जाएगा? फोर्स। आप बोलेंगे सर घट जाएगा, है ना? तो अगर यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ कितना न्यूटन फोर्स होगा? तो बोलोगे बाबू 10/4 न्यूटन सर फोर्स लगेगा। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं थोड़ा, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? देखो, ये हटाओ, चलो फिर से बताना। हाँ, क्या बोले थे हम? अगर ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और इसके बीच का दूरी अब मान लीजिए 3R हो जाता। अब डिस्टेंस कितना बढ़ गया? 3 टाइम। तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। कितना टाइम? जितना टाइम डिस्टेंस बढ़ा उसके स्क्वायर से। तो कितना टाइम डिस्टेंस बढ़ा? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 टाइम से फोर्स घट जाएगा। तो पहले 10 था तो घट जाने का मतलब डिवाइड होगा, तो 10/9 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा, अगर ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आहा, तो 2 बात क्या क्या बोला? ये बोला क्या, थोड़ा डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट, लॉ क्या बोला? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों। क्या बोले बाबू हम? इंट्रैक्शन का मतलब क्या बताए? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, है ना? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज। ये जो लॉ था ना सिर्फ पॉइंट चार्जेज के लिए बात कर रहा था। मतलब चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये लॉ नहीं लगता है। क्लियर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब यहां से देखिएगा बढ़िया से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखिए यहां क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। आया बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते। इसको हम बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको बोले हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग? कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। क्या बोले हम? अब चलिए कंबाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। चलिए इससे कर लेते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन, COMBINE, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 तथा 2 को क्या करें आप? कंबाइन। कंबाइन करेंगे तो क्या दिखेगा? बोलेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का
स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब जब भी अभी साइन को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर कांस्टेंट डालेंगे। हम जब भी साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर कांस्टेंट डालेंगे, है ना। चलिए कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को एकदम रट जाइएगा, क्या कि दो चार्जों के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है। आप बोलेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है, बोलेंगे सर कांस्टेंट है। K क्या है बाबू, कांस्टेंट है। अब जरा K के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए क्या क्या है। वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आपको एकदम हमेशा याद होना चाहिए। हम क्या बोले कि कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है K, F इक्वल टू क्या था बाबू, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है ना सर, इसे हम क्या कहते हैं, हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, जरा बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, मतलब इस K का वैल्यू, किसका वैल्यू, इस K का वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेज। आहा, यही बात तो था सर। क्या बात था, यही बात का तो, अरे रे 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 क्या कर दिए, चलो पीछे नहीं गया, बहुत अच्छा। क्या क्या बोले हम ये बोल रहे हैं मुन्ना, क्या बोले हम कि ये वाली बात को समझो बढ़िया से। क्या बोले, जो K है ना, कि वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, देखिए यहाँ पे, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहां पर ये जो G था ना सर, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। मतलब इसका वैल्यू हर जगह पे फिक्स होता था, लेकिन अब ये K का वैल्यू हर जगह पे फिक्स नहीं होगा, हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। मतलब ये कि दो जो चार्ज है हमारा, ये जो दो चार्ज है, इसके बीच का मीडियम क्या है ना। अगर मीडियम वैक्यूम होगा तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। मीडियम में कोई दूसरा मीडियम आ जाए, जैसे पानी आ जाए, तो कुछ और हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मेटल आ जाता है तो कुछ और होता है। तो कब कब क्या क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्या बात करेंगे हम लोग, जब दो चार्ज के बीच का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। मतलब क्या होगा, वैक्यूम का मतलब जब कुछ नहीं हो, मतलब फ्री स्पेस की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बाबू, हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, है ना। जब फ्री स्पेस होगा तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो है K बराबर वो आता है इतना, कितना देखिए, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के साथ इसको याद रखना होगा बाबू। क्या बोले हम, ये जो K है ना हमारा, K क्या है सर, वो जो कांस्टेंट था, क्या नाम था कांस्टेंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू क्या आता है, 9 इंटू 10 का पावर 9। कब, जब दो चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे, बोलेंगे सर जब दो चार्ज को वैक्यूम में रखेंगे, फ्री स्पेस में रखेंगे, तब इसका वैल्यू K बराबर क्या आता है रे, बोले 9 इंटू 10 का पावर 9। और यूनिट क्या आता है बाबू, अरे हद हो गया यार, यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। चलो, और ये कैसे आता है, हम बोलेंगे आगे देखो। तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या सर, नया नया टर्म ला रहे हैं। ये क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट। E के जैसा दिख रहा है तो आप E नहीं लिखेंगे, आप ऐसा ही E को लिखेंगे। इसे हम क्या बोले,
इसे क्या बोले हम? एप्सिलॉन नॉट, EPSILONNOT, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे जीरो लगा हुआ है इसलिए नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब बाबू क्या होता है? पर MITIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मतलब है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि एक चार्ज को दूसरा चार्ज जो है फोर्स लगाएगा, तो ये जो मीडियम है ना, इसके बीच का मीडियम, वो कितना परमिशन देगा? ध्यान से सुनिए हम क्या बोले। ये परमिटिविटी का क्या मतलब है? जब एक चार्ज दूसरा चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो ये जो इसके बीच का जो मीडियम है, वो मीडियम दोनों चार्ज को फोर्स लगाने के लिए कितना परमिशन ग्रांट करेगा। हाँ, अगर ये फ्री स्पेस होगा, इसके बीच का मीडियम अगर फ्री स्पेस होगा, तो कितना परमिशन देगा? आप बोलेंगे 8.85। क्या? 8.85 गुणे 10 का पावर -12, और जो यहां पर यूनिट है ना, उसका रेसिप्रोकल। इसलिए आप एक तो यूनिट तो कम से कम याद रखिएगा। पहला यूनिट क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ न्यूटन में पर नहीं है तो न्यूटन में यहाँ क्या लगा दीजिए? पर। या मीटर में पर नहीं है तो मीटर में क्या लगा दीजिए? पर। और यहाँ कूलम में पहले से पर है तो यहाँ से पर क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? यूनिट बाबू। आया बात समझ में? बुझाए रे? तो कुल मिला के हम लोग क्या देखे? कुल मिला के हम लोग देखे क्या कि जो दो चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? बोलेंगे K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर होता है, जहां पर F इक्वल टू K की जगह पे क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? बोलेगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर MITIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता है बाबू? तुम बोलोगे 8.85 गुने 10 का पावर -12, और यूनिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पर डालेंगे तो K का वैल्यू देगा, है ना? और K बराबर क्या देगा? 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था आपका कूलम्स लॉ। आशा हमको कि तुम लोग समझ गया होगा। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय। और अगर किसी पॉइंट पे गलती से समझ में ना आया हो, कमेंट करें कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो फिर।